In this class, we are starting our new chapter, that is 15 probability from class 10 syllabus. So here we will start with the basic probability definition, which you have already studied in class 9. You know what is probability? What is that? Probability, you can say these are the chances of any event to occur. यानी किसी भी इवेंट के होने के चांसेस उसकी प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं. बात समझ आ रही है? तो यानी आप कोई भी इवेंट क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? आपने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन. तो जब आपने कॉइन टॉस किया तो आपके जो पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं दैट मे बी हेड और टेल. तो यही दोनों सेपरेट इवेंट्स बनते हैं. इवेंट हमारा हेड भी हो सकता है, इवेंट हमारा टेल भी हो सकता है. तो हम कह सकते हैं टेल क्या होता है, आप कह सकते हैं इवेंट के बारे में. बेसिकली इवेंट क्या होता है? इवेंट इज नथिंग बट दीज आर दी पार्ट ऑफ सैंपल स्पेस. तो जो भी सैंपल स्पेस है हमारे पास, उसके जो भी आउटकम्स अवेलेबल हैं वही हमारे इवेंट बनते हैं. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है टॉसिंग ऑफ डाइस, कॉइन का लिया. अब हम ले रहे हैं थ्रोइंग अ डाइस. अब डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? 1 to 6 एनी नंबर. सो दैट मीन्स इन 1 to 6 में हम कोई भी इवेंट को अपने आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसी इवेंट के हम चांस निकाल सकते हैं. तो इवेंट हमारे कहाँ से आते हैं? जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके जो आउटकम्स अवेलेबल हैं हमारे पास, टोटल आउटकम्स, उन्हीं से हमारा इवेंट तैयार होता है. बात समझ आ रही है? सो यू नो बेसिक फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज दैट? सो PE, that means probability of any event E is always equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes in denominator. So if we are selecting any event, तो उस इवेंट को कितने आउटकम सपोर्ट कर रहे हैं दैट विल कम इन डिनोमिनेटर, और टोटल अवेलेबल आउटकम्स हमेशा नीचे आते हैं. It is the main basic formula which will help you to solve all questions throughout the chapter. सब में यही फॉर्मूला यूज होगा आपका. ठीक है. इसके बाद हमने सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. अब हम यहाँ पर देखेंगे probability of event E is 0 if I am writing here if इवेंट, कोई भी एक इवेंट है उसके होने के चांस 0 है. ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट. देखो बेटे, इवेंट क्या हो सकता है? आप अगर अपनी डेली लाइफ की बात करें तो आप किसी भी इवेंट के चांस ऐसे बता सकते हैं कि ये 0% है, इसके होने के चांस 100% मैक्सिमम हो सकता है. इससे ज्यादा तो नहीं होता है ना. और बाकी 0 और 100 के बीच में आ सकता है डाटा. तो इसका मतलब हमारा जो डाटा होता है बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालने का, वो किसके बीच में आता है? 0 और 1. बेटे 1 जो होता है वो 100% से आता है और 0 आता है 0% से. कैसे आता है? आप जानते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं ना. तो जब हमने परसेंटेज को 0 को 100 से डिवाइड किया तो आंसर 0 ही तो आएगा. और जब आप 100% को फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 1. यानी प्रोबेबिलिटी का 1 हमारी 100% को दिखाता है और प्रोबेबिलिटी का 0 हमारी 0% को दिखाता है. ठीक है. और बाकी जो बेटे इसकी वैल्यू है वो मिडिल में घूमती रहेगी और ये इक्वल भी हो सकती है. हो सकता है प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 0 हो जाए, हो सकता है किसी इवेंट के चांस 100% यानी 1 हो जाए. ये भी हो सकता है ना. अब आप लोग जैसे हम यहाँ लिख रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E is 0, देन एज यू टोल्ड, ऐसे इवेंट को बोलते हैं जिसके चांस 0 हो जाए, बिल्कुल वो हो ना सके, वो इम्पॉसिबल होता है. सो देन E is called impossible event. Clear? Now what may be the next line? अगर 100% 1 हो जाए तो ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? पॉसिबल. तो बेटे 20% भी होता है, 30 भी होता है. मैं 100% की बात कर रही हूँ, जो होना ही होना है ना. कंफर्म, और कंफर्म से अच्छा वर्ड है बेटे श्योर, जो आप मैथ्स में यूज करेंगे. सो इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1, देन E is called श्योर इवेंट. ठीक है. तो आप लोगों को इम्पॉसिबल इवेंट की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए. आप अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख कर आएंगे विच कैन नॉट हैपन. ये आपका इंग्लिश रिलेटेड हो गया है. आपको मैथमेटिकल आंसर देना है तो इवेंट को आप प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में आंसर देंगे
If probability of E is 0, then E is called impossible event. If probability of E is 1, then E is called sure event. Clear? अब आता है बेटे one more note. Probability of event E plus probability of not E is always equal to 1. किसी इवेंट के चांस प्लस उसके ना होने के चांस हमेशा 1 होते हैं. एग्जाम्पल बता सकते हैं आप जिसमें ये दिखाया जा सके कि उसका होना प्लस उस इवेंट का ना होना इज इक्वल टू 1 एज आंसर. मैम किसी इवेंट के होने के चांसेस 0.4 है और उसके ना होने के चांसेस 0.6 है. तो वो तो आपने प्लस करके 1 ला दिया है बेटे. आप रियल लाइफ से एग्जांपल उठाइए ताकि बात वेरीफाई हो जाए. मैम टॉसिंग अ कॉइन 50% चांसेस ऑफ हेड. वेरी गुड. अगर आपने कोई कॉइन टॉस किया, हेड के होने के चांस 50%, उसके ना होने के भी तो 50% ही होते हैं. 50-50 मिलकर 100 दे रहा है और 100 का मतलब 1 ही तो होता है. समझ में आ रहा है? तो यानी किसी इवेंट का होना प्लस उसके ना होने के चांस हमेशा 1 के बराबर होते हैं. ये आपका कहाँ हेल्प करेगा? कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं उसमें दे दिया जाता है कि एक मैच चल रहा है जिसमें 2 पार्टिसिपेंट हैं. एक पार्टिसिपेंट के जीतने के चांस आपको दिए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग दिया हुआ है 0.2. आपसे पूछा जाएगा उसी पार्टिसिपेंट के हारने के चांस बताइए. तो आप फौरन ये फॉर्मूला माइंड में रिकॉल करेंगे. किसी इवेंट का होना प्लस उसके ना होने के चांस 1 होते हैं. तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस अब हारने का ना होने का मतलब, इसका जीतने का ना होने का मतलब हारना ही तो होता है. तो नॉट विन कितना चाहिए हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं आप. और विन के नीचे तो आप 0.2 डालेंगे. 0.2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन इक्वल्स टू 1 और यहां से आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विन इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2 और 1 में से जब 0.2 जाता है तो कितना बचता है? 0.8. क्लियर है? तो यानी आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. आपसे किसी इवेंट के होने के चांस देकर उसके नॉट अकरिंग के पूछे जाते हैं या फिर कन्वर्स ऐसे आ सकता है आपको नॉट अकरिंग के दे दिए जाए और उसके अकरेंस के पूछे जाए, तब भी फॉर्मूला यही लगेगा. ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए. देन वी विल डू सैंपल स्पेसेस ऑफ सम स्पेशल केसेस. फिर आप वो करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस सैंपल स्पेसेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके एनसीईआरटी में है. तो शुरुआत करते हैं सैंपल स्पेस ऑफ 1 कॉइन. यानी अगर आपने 1 कॉइन टॉस किया, एस रिप्रेजेंट करता है बेटे टोटल अवेलेबल आउटकम्स कि उस इवेंट में क्या क्या आ सकता है. जब आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? नो. तो यानी इसके सैंपल स्पेस में या तो आपका एच आएगा या फिर आपका टेल आएगा. एच और टी, तो इसका मतलब 2 ही यहाँ टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं. क्लियर? सेकंड केस किसका है? 2 कॉइन्स. आपने 2 कॉइन एक साथ टॉस किए. हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए या दोनों पे टेल आ जाए. हो सकता है राइट वाले पे हेड, लेफ्ट पर टेल. और कन्वर्स क्या होगा इसका? इस पर टेल, उस पर टेल. तो 4 इवेंट्स हो गए ना. तो इसका मतलब क्या हो सकता है? जब आप 2 कॉइन टॉस करें, एच एच फर्स्ट इवेंट हो सकता है यानी फर्स्ट आउटकम. सेकंड हो सकता है टेल टेल, हेड टेल एंड टेल हेड. So that means whenever we toss 2 coins at a time, then maximum possible outcomes are 4. इसके अलावा कोई और possibility नहीं है. Now important case is this 3 coins. 3 coins के लिए क्या हो सकता है? तीनों coins गिरे हैं तो तीनों पर head हो सकता है. चलिए हमने लिख लिया है all head या फिर तीनों tail, ये भी तो हो सकता है. अब आप अंदर जाकर बताएंगे कि फर्स्ट पर हेड बाकी 2 पर टेल. हो सकता है सेकंड पर हेड बाकी फर्स्ट और थर्ड पर टेल. बहुत सारे केस बन रहे हैं ना, कोई ना कोई मिस जरूर हो सकता है. इसलिए हम लोग एक पैटर्न के हिसाब से लिखेंगे ताकि कोई भी इसमें केस मिस ना हो. तो पैटर्न आप लोगों को भी याद रखना है एग्जाम के लिए. तो जब भी आप 3 कॉइन के आउटकम लिखेंगे तो सबसे ऊपर टॉप पर आप ट्रिपल एच लिखिएगा और ट्रिपल टी लिखिएगा. फिर इसे ऐसे सीक्वेंस में लिखिएगा कि जैसे आपका ये हेड 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 की लाइन है, इसमें टेल इन्वॉल्व कर लीजिए. पहले टेल फर्स्ट पोजीशन पे आएगा तो फर्स्ट पे तो टेल आ गया है, बाकी दोनों हेड एज इट इज रह सकते हैं. अब टेल फर्स्ट से जाकर सेकंड पे आ सकता है, ये हो जाएगा हेड टेल हेड. अब टेल कहाँ आ सकता है? थर्ड पर आ सकता है, ये हो जाएगा बेटे हेड हेड टेल. अगर ये घूमना स्टार्ट भी करेगा तो फर्स्ट पे आएगा वापस से. अब फर्स्ट का आप नोट कर चुके हैं. बात क्लियर है? अब जैसे यहाँ तीनों टेल हैं तो क्या इंसर्ट करना चाहिए? हेड.
हेड हो सकता है फर्स्ट प्लेस पर आए, बाकी दोनों टेल रहे। हेड अब घूम के कहाँ आ सकता है, सेकंड पर, और लास्ट में हेड आ सकता है टेल, टेल हेड की फॉर्म में। अब ये जो 8 आउटकम्स हैं, इसके अलावा आप कोई भी इमेजिन करो, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा जो यहाँ लिखा ना हो। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, यही गिरता है जब 3 कॉइन टॉस किए जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए क्या करना है। ऊपर सबसे पहले ट्रिपल हेड ट्रिपल टेल लिखना, फिर जो ट्रिपल हेड वाली लाइन है उसमें टेल को इन्वॉल्व करना, फर्स्ट पोजीशन पर, फिर सेकंड और फिर थर्ड। इसी तरह हेड टेल वाली लाइन में आपको हेड को इंसर्ट करना है, फर्स्ट पोजीशन पर लिखेंगे, देन सेकंड पोजीशन, देन थर्ड पोजीशन। ऑल आर फिनिश नाउ। आपके आउटकम्स टोटल कितने हो गए इसमें, 8 आउटकम्स। तो आप देख रहे हैं 1 कॉइन में 2 है, 2 कॉइन्स में 4 है। क्या 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 कॉइन्स में 8, तो यानी 2 क्यूब लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो कॉइन का केस होता है उसमें जो टोटल आउटकम होता है वो 2 टू द पावर n की फॉर्म में होता है। 2 टू द पावर n का मतलब n होता है जितने भी ट्रायल आपने किए हैं। एक बार टॉस किया तो n की वैल्यू 1, सो 2 की पावर 1 2 होता है। आपने 2 बार कॉइन को टॉस किया तो 2 स्क्वायर हो जाएगा यानी 4, तो देखो 4 आउटकम्स आ रहे हैं। 3 कॉइन टॉस किए तो 2 क्यूब, दैट मींस 8 आउटकम्स। तो अगर आपसे बाय चांस 1 मार्क में से पूछा जाए इफ वी आर टॉसिंग अ कॉइन 100 टाइम्स देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो आप जान रहे हैं कि 100 टाइम्स टॉस किया है तो n की वैल्यू 100 हो गई है, सो आप 2 टू द पावर 100 से आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है बात। तो ये 2 की पावर n एक जनरल फॉर्मूला है ये बनाने के लिए कि कितने आपके आउटकम्स आएंगे इस हिसाब से कि आप कितनी बार उसे टॉस कर रहे हैं। क्लियर। चलो बेटे अभी हो गया है कॉइन्स का, अब हमें करना है डाइस। सिंगल डाइस सिर्फ एक बार रोल किया है, लूडो का डाइस, तो 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है ना। सो सैंपल स्पेस में आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपने क्या किया, 2 डाइस को एक साथ रोल कर दिया। हो सकता है दोनों पे 1 1 गिर जाए, हो सकता है 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, बहुत सारे चांस है ना। इसको भी एक पैटर्न के जरिए लिखना है ताकि हम कुछ मिस ना करें। तो आप क्या करें, जो फर्स्ट वाली आपकी रो बनेगी, पहले डाइस पर तो 1 फिक्स कर लो आप कि पहले डाइस में तो 1 गिर रहा है, दूसरे में बदलता जाएगा। 1 के साथ 1 भी हो सकता है, 1 के साथ 2 भी हो सकता है, 1 के साथ 3 भी हो सकता है, ऐसे ही 1 के साथ 6 तक जा सकता है ना। तो हमने लिखा हुआ है देखो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। अब क्या फिक्स करें उसे फर्स्ट डाइस पे 2, ताकि 2 के साथ सब नंबर्स आ जाए 1 by 1, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। तो लिख लेते हैं इसे हम 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। अब जैसे हमने 1 2 फिक्स करके सारे आंसर्स निकाल लिए हैं, अब 3 भी फिक्स कर सकते हैं, फिर 4 फिक्स करेंगे पहले डाइस पर, फिर 5 फिक्स करेंगे और फिर 6 फिक्स करेंगे। तो इसका मतलब काफी सारी लाइंस यहाँ रेडी हो जाएंगी, 6 रोज बनेगी यहाँ। तो चलिए आगे बना लेते हैं फटाफट से, आप लोग बनाइए। सो लाइकवाइज वी डिड फॉर कॉइन, हमने यहाँ देखा 2 आउटकम्स पहले केस में आए थे तो 2 की पावर n जनरेट किया था जनरल फॉर्मूला। अब ऐसे डाइस के केस में स्टार्टिंग में 6 आउटकम्स आते हैं, तो 6 टू द पावर n फॉर्मूला हो गया है ये निकालने के लिए कि आप कितने आउटकम्स जनरेट कर सकते हैं ऑन अ इवेंट। वो इवेंट कैसा हो सकता है, एक बार आपने डाइस को थ्रो किया तो 6 की पावर 1 यानी 6 आउटकम्स आएंगे। आपने डाइस को थ्रो किया 2 बार तो आउटकम्स आएंगे 6 स्क्वायर, और 6 स्क्वायर का मतलब 36। अब काउंट कर लीजिए 36 है भी या नहीं। दीज आर 36 क्योंकि फर्स्ट लाइन में 6 है, इसी तरह 6 लाइंस हमारे पास है यहाँ पर, तो 6 6 36 हो गया। आपसे पूछा जाए 3 डाइस को एक साथ थ्रो किया है तो कितने आउटकम्स आएंगे, तो 3 डाइस के लिए 6 क्यूब हो जाएगा, आउटकम्स हो जाएंगे 216। ठीक है, तो आपके सिलेबस में आपको 2 डाइस है, सिर्फ ये लर्न करना है आपको और ये तीनों केस लर्न करना है, ऊपर वाले 4 केसेस। क्लियर। आफ्टर डाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स का अरेंजमेंट आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, 9th में तो कुछ नहीं था ऐसा, 10th में हमें करना है। आई एम रबिंग दैट पार्ट एंड आई विल राइट डाउन देयर। सो नाउ अरेंजमेंट ऑफ कार्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ कार्ड्स, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ कंप्लीट चैप्टर। अगर आपको ये लर्न हो गया है तो आप कार्ड्स का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, सब कर लेंगे आप।
तो कार्ड्स के अरेंजमेंट के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कार्ड्स टोटल होते कितने हैं। एक आपके पास पूरा पैक है कार्ड्स का, तो उसमें अगर कोई कार्ड मिस नहीं है, टोटल अवेलेबल है, तो वो 52 होते हैं। सो टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 52। ठीक है, सो एक पैक में कार्ड्स के कितने होते हैं टोटल 52 कार्ड्स। अब इन 52 के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें याद रखना है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है? देखो बेटे 52 का आधा ब्रेक होता है, 52 का हाफ 26 होता है, तो 26 कार्ड्स इधर आते हैं और 26 उधर जाते हैं। अभी इधर उधर क्यों गए? क्योंकि ये रेड कलर के होते हैं, वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो 26 तो रेड अलग कर सकते हैं आप और 26 ब्लैक अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 26 रेड कार्ड एंड 26 ब्लैक कार्ड्स। क्लियर? अब इनमें भी फर्दर डिवीजन होता है, यानी इन 26 रेड में भी आधे आधे अलग अलग टाइप के होते हैं। सिमिलरली इसमें भी हाफ हाफ अलग अलग टाइप के होते हैं। 26 का हाफ 13 होता है, तो 13 यहाँ जाते हैं बेटे, 13 यहाँ। लाइकवाइज ब्लैक कार्ड्स में भी 13 इधर होते हैं और 13 उधर होते हैं। अब ये बताइए 13 जो होते हैं वो आपको मालूम है क्या होता है? नहीं मालूम जी? वेरी गुड। डायमंड एंड हार्ट, जो अच्छे वर्ड्स हैं वो रेड कलर के लिए हैं, मतलब डायमंड एंड हार्ट, ये दोनों रेड कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 13 कार्ड्स आप ले सकते हैं, हार्ट के होंगे, एंड 13 कार्ड्स फॉर डायमंड्स। तो जो रेड कलर के कार्ड्स होते हैं 26 होते हैं, उसमें 13 भी दो कैटेगरी के होते हैं। 13 कार्ड्स आर ऑफ हार्ट एंड 13 कार्ड्स आर ऑफ डायमंड। लाइकवाइज 13 फॉर ब्लैक, एंड इन ब्लैक वी हैव डिवीजन ऑफ क्लब्स एंड स्पेड्स। तो जैसे यहाँ हार्ट और डायमंड इस्तेमाल हुआ है वर्ड, वहाँ क्लब इस्तेमाल होगा और स्पेड्स इस्तेमाल होगा। So 13 कार्ड आर ऑफ क्लब एंड 13 कार्ड्स आर ऑफ स्पेड्स। ये दोनों ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये दोनों वर्ड्स रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? अब बेटे इन 13 में लास्ट होने वाला है, विद इन 1 मिनट में 13 कार्ड्स के अंदर बेटे 4 इंपॉर्टेंट कार्ड्स होते हैं। लाइकवाइज वो 4 कार्ड्स सब में इक्वल देते हैं, नहीं तो गेम में पहले से ही बाइजिंग शुरू हो जाएगी, बाइज हो जाएगा गेम। तो वो 4 कार्ड्स डायमंड में भी होते हैं, वही 4 कार्ड्स क्लब में भी होते हैं, एंड सेम 4 कार्ड्स इन स्पेड, एंड देन दोस कार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन से होते हैं? किंग, क्वीन, जैक, एस, जैक जोकर। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड होता है बेटे किंग, क्वीन, जैक, एस। एस मतलब 1 नंबर का कार्ड होता है, एस उसे इक्का बोलते हैं। तो ये क्या है? 1 नंबर का कार्ड, इसमें 1 लिखा रहता है, तो 1 का मतलब वो एस का कार्ड है। ठीक है, सिमिलरली ये 4 कार्ड्स इन सब में अवेलेबल होंगे, किंग, क्वीन, जैक, एस, किंग, क्वीन, जैक, एस, किंग, क्वीन, जैक, एस। तो आप बता सकते हैं 52 कार्ड्स में टोटल किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं ना, 1 2 3 4। अब हम कलर को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं, और मैं रेड कार्ड्स में पूछूं रेड में कितने किंग होता है? ध्यान से देखो बेटे, 1 इधर है 1 इधर है, 2 हो गए ना रेड के अंदर। इसी तरह ब्लैक में भी 2 हो गए। अगर मैं आपसे स्पेशली सिर्फ हार्ट में पूछूं, हार्ट में कितने किंग होते हैं? ओनली 1। इतना क्लियर है? अब जो बेटे कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं, इसको पहले आप कैटेगराइज कर लो एज मेजर कार्ड्स। ये जो चारों कार्ड्स होते हैं ना, किंग, क्वीन, जैक, एस, इन सबको मेजर कार्ड्स बोलते हैं। तो टोटल मेजर कार्ड्स कितने होते हैं 52 के अंदर? 16। 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। तो ये होते हैं टोटल मेजर कार्ड 16 होते हैं। ठीक है, अब एक कैटेगरी होती है फेस कार्ड्स की। सो वी हैव नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फेस कार्ड्स। अब फेस कार्ड से आपको ये समझ आ रहा होगा, इसमें फेस बना रहता है। फेस इसमें आप किस में बना रहता है समझ सकते हैं? किंग, क्वीन और जोकर पर बना होगा। तो 3 कार्ड्स ऐसे हो गए, सो 3 तो इसमें हो गए, 3 हेयर, 3 हेयर एंड 3 हेयर। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 12। क्लियर? अब ये बताइए बेटे, जैसे हमने यहाँ 13 कार्ड्स का जिक्र किया है, इन 13 में से 4 तो आपको मालूम हो गए कौन कौन से हैं। अब बाकी बचे के बारे में आप सोच सकते हैं वो क्या होंगे? नंबर्स होते हैं उनके ऊपर। तो टोटल 13 कार्ड्स हैं
उन 13 में से ये 3 तो निकल जाएंगे फेस वाले, और जो 1 नंबर का कार्ड होगा वो यहाँ आ चुका है एस की फॉर्म में। अब जो काउंटिंग शुरू होगी ना उन कार्ड्स में बचे हुए तो 2 से स्टार्ट होगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 भी आएगा। 13 में से ये 3 हटा दो बेटे, तो कितने बचे? 10 कार्ड्स बचे हैं ना। तो 10 कार्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें नंबर लिखा होता है, यानी 1 to 10 नंबर लिखा रहता है कार्ड्स के ऊपर, और बाकी 3 कार्ड जो होते हैं वो ये तीनों होते हैं। और इन 10 में से भी 1 नंबर वाला भी यहाँ आ गया है, तो एस बनकर। ठीक है, तो आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि 8 नंबर का कार्ड निकालिए तो आप कंफ्यूज मत होना, 8 नंबर का कार्ड यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, क्योंकि नंबर सब में होंगे ना जो लिखे होंगे। क्लियर? तो आपको ये अरेंजमेंट अच्छे से याद करना है। अगर ये लर्न हो गया तो सारे क्वेश्चन कार्ड्स के हो जाएंगे। So your homework is to learn all these sample space which I discussed today, and tomorrow we will start our exercise. So do it now. Thank you so much.